नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीव जनन कैसे करते हैं और अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि इसमें जो एकल जीव होता है वही एक नया संतति जो है पैदा कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कि एक गुलाब की झाड़ी है, तो वहाँ से हम कलम काटेंगे, उसको नई जगह लगाएंगे, तो गुलाब का एक नया पौधा नई जगह उग जाएगा। क्या उसी प्रकार से अगर हम सोचें तो घर में जैसे हमने गाय पाली होती है, मुर्गियां पाली होती हैं, बकरियां भेड़ें पाली होती हैं, तो वो अलैंगिक रूप से जनन कर सकती हैं? नहीं, वो अलैंगिक रूप से जनन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि गाय, भेड़, बकरी, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ये सारे क्या हैं? स्तनपायी हैं। और जो स्तनपायी हैं उनकी शारीरिक संरचना जो है काफ़ी जटिल होती है, जिसके कारण ये अलैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं। ये जनन के लिए लैंगिक जनन की विधि अपनाते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों मिलकर के जो है एक नया संतति पैदा कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम स्तनपायियों की बात करें तो एक गाय है, उसको एक बच्चा पैदा करने के लिए, एक बछड़ा पैदा करने के लिए एक बुल की आवश्यकता होगी। उसी तरह से अगर हम एक बकरी की बात करें तो उसे एक नया मेमना पैदा करने के लिए बकरे की आवश्यकता होगी। वो अकेले जो है मेमना नहीं पैदा कर सकती है। तो लैंगिक जनन का अर्थ ही हुआ कि नर और मादा दोनों मिल करके जो है नया संतति बनाते हैं। आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के जननांग जो हैं पुष्प में होते हैं। ठीक है, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं: बाह्य दल, दल जिनको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल या जो सेपल्स होता है वो पुष्प के विभिन्न भाग जैसे पुंकेसर तथा स्त्री केसर की रक्षा करती हैं जब पुष्प जो है एक कली के रूप में होता है। दूसरा, ये जो सेपल्स होती हैं ये हरे रंग की होती हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो विभिन्न विभिन्न रंगों की होती हैं तथा परागण के लिए कीटों या अन्य जीवों को जो है आकर्षित करती हैं। यहाँ पे आप विभिन्न विभिन्न रंगों की पंखुड़ियां जो हैं देख सकते हैं। जब किसी पुष्प में एक ही जननांग उपस्थित होता है, जैसे या तो उसमें जो है हमारा पुंकेसर होगा या सिर्फ स्त्री केसर होगा, या तो हमारे स्टेमन्स होंगे या फिर हमारी कार्पल्स होंगी, तो ऐसे जो पुष्प हैं जिनमें सिर्फ एक जननांग होता है, या तो नर जननांग या तो मादा जननांग, मतलब या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर, ऐसे पुष्पों को जो है हम एक लिंगी पुष्प या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब हम इस खीरे को देखते हैं। तो ये वाला फ्लावर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये एक नर पुष्प है, मतलब इसमें जो है सिर्फ नर जननांग जो है उपस्थित है, मतलब इसमें सिर्फ पुंकेसर होगा, इसमें जो है स्त्री केसर नहीं होगा। जबकि जो दूसरा फ्लावर, ये वाला फ्लावर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक मादा पुष्प है, मतलब इसमें जो है सिर्फ स्त्री केसर होगा, इसमें पुंकेसर नहीं होगा। तो ऐसे पुष्प जिनमें सिर्फ एक जननांग होता है उनको जो है हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो है दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब जो स्टेमन और कार्पल्स हैं वो दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको जो है हम उभयलिंगी पुष्प या फिर बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पुंकेसर या फिर
जो स्टेमन होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है, मतलब वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का, और वो परागकण बनाता है जिनको कि हम पॉलन्स भी बोलते हैं। तो जो नर जनन भाग है पुष्प का वो पॉलन या फिर परागकण बनाता है। जब हम किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हमारे हाथों पे पीले रंग का जो है एक पाउडर लग जाता है, जो कि इसके परागकण होते हैं। परागकण सामान्यतः पीले होते हैं। स्त्री केसर है, ये पुष्प के केंद्र में होता है। जिस तरह से पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, केसर या कार्पल जो होता है वो पुष्प का मादा जनन भाग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय या ओवरी जो होता है वो आधार पे एक उभरा हुआ एक स्वलन जो है पार्ट होता है। मिडल में जो इलोंगेटेड पार्ट होता है उसे हम स्टाइल या फिर वर्तिका बोलते हैं। शीर्ष या टर्मिनल भाग होता है उसको जो है हम वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा बोलते हैं, जो कि स्टिकी या फिर चिपचिपा होता है। मतलब जब कोई चीज उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसके ऊपर जो है चिपक जाती है। अंडाशय में वीजांड या ओव्यूल्स होते हैं और प्रत्येक वीजांड या ओव्यूल में जो है एक अंड कोशिका या एक जो है एग सेल होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक होता है से संलयित हो जाती है। नर युग्मक जो कि परागकण बनाता है और मादा युग्मक जो कि अंडाशय के अंदर होता है, उन दोनों का जब संलयन होता है, मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमारा जाइगोट या फिर युग्मनज बनता है और ये युग्मनज जो है नए पौधे में विकसित होता है। हमें पता है कि जो परागकण हैं वो कहाँ पैदा होते हैं? पुंकेसर में पैदा होते हैं। अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम स्वपरागण बोलते हैं। मतलब एक पुष्प है, उसके जो परागकण हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसे जो है हम स्वपरागण कहेंगे। If the transfer of pollen occur in same flower, मतलब सेम ही फ्लावर के जो पॉलन हैं वो सेम ही फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर ट्रांसफर हो रही हैं, तो इसको जो है हम सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण बोलेंगे। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। मतलब एक पुष्प जो है उसके पुंकेसर के ऊपर जो परागकण पैदा हुए हैं वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं, तो इसको जो है हम परपरागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इफ द pollen is transferred from one flower to other flower, pollen produced on the stamen of one flower are transferred to the stigma of another flower, then it's called as cross pollination। और एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो परागकणों का स्थानांतरण होता है वो वायु, जल या प्राणी जैसे वाहकों द्वारा संपन्न होता है। सबसे कॉमन वाहक जो कि पॉलन को जो है एक फ्लावर के स्टेमन से दूसरे फ्लावर की जो वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित करता है वो हनी बी या जो हमारी मधुमक्खी है वो है।
अब देखो, मानो कि चाहे वो स्वपरागण था, पर परागण, क्रॉस या जो सेल्फ पॉलिनेशन थी, किसी के भी द्वारा जो पराग कण है वो एक उपयुक्त वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। पर हमने पढ़ा है कि जो हमारा मादा युग्मक है वो कहाँ पे होता है, वो होता है बीजांड में। और बीजांड कहाँ होता है? बीजांड होता है हमारा अंडाशय में। हमारा जो पॉलन ग्रेन या पराग कण है वो तो कहाँ पे है? वो है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर। अब देखो, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो चल तो सकता है नहीं, ठीक है, पर वो क्या उत्पादित करेगा? वो उत्पादित करेगा नर युग्मक, और नर युग्मक को मादा युग्मक से संलयित होने के लिए अंडाशय तक पहुंचना है। इसके लिए जो हमारा पराग कण है या पॉलन ग्रेन है वो एक पराग नली पैदा करता है, जिसको कि हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। और वो पॉलन ट्यूब जो है वो हमारी वर्तिका स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है? अंडाशय या ओवरी में पहुंच जाती है, और वहां से होते हुए वो मादा युग्मक तक जो है पहुंच जाती है। अब जो नर युग्मक है वो पराग नली के द्वारा जो है मादा युग्मक तक पहुंच जाता है, तथा नर और मादा जो हमारे युग्मक हैं वो संलयित होकर के जो है युग्मनज बना देते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। जो जाइगोट होता है वो सेवरल टाइम डिवाइड करता है, तथा बीजांड या ओव्यूल जो है उसमें भ्रूण या एम्ब्रियो जो है वो विकसित होता है, तथा जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो ओव्यूल है वो सीड बना देता है। अब देखो, आप देख पा रहे हैं ये हैं हमारे टमाटर के बीजांड। जैसे ही टमाटर पकेगा, ये जो बीजांड है, बीजांड के चारों ओर एक कठोर परत आ जाएगी और ये बीज में परिवर्तित हो जाएगा। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता हुआ जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं टमाटर में इसका जो छोटा सा अंडाशय है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो बड़ा होके जो है फल बना रहा है। और इस अंतराल में जो बाह्य दल हैं, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, वर्तिका है और वो वर्तिकाग्र है, वो प्राय जो है मुरझा करके गिर जाते हैं। पर टमाटर में हम देख पाते हैं कि इसका बाह्य दल जो है नहीं गिरता है, वो रहता है। आप सोच सकते हैं कि बीजों से पौधों को क्या लाभ होता है। बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो कि उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, तथा इस प्रक्रम को जो है अंकुरण कहते हैं। हमने कुछ दालें और ड्राई फ्रूट्स ली, इनमें हमने पानी डाला, फिर इसको जो है हमने एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन जो है हमने पानी निकाल दिया, तथा इसके ऊपर जो है हमने एक गीला कपड़ा ढक करके रख दिया। फिर जब उसके बाद हम इनका परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि बीज जो हैं अंकुरित हो गए हैं। उससे जो हैं छोटी छोटी जड़ें जो हैं निकलने शुरू हो गई हैं। इसे हम अंकुरण बोलते हैं। अपनी भाषा में हम इसे बोलते हैं कि सरला आ गई हैं, या लूंगड़ा बोलते हैं। अगर हम इन अंकुरित बीजों को जो है मिट्टी में लगाते हैं तो ये एक नया पेड़ बना देते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीज जो हैं वो पौधों में लैंगिक जनन का परिणाम है, जो कि अंकुरित होकर के नया पौधा बनाते हैं। इस प्रकार बीज जो है पौधों की प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होते हैं।